Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the recombinant DNA technology. तो recombinant DNA technology का पार्ट 1 वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुका है। ये इसका पार्ट 2 है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे अभी तक हमने क्या देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था वो हमको मिल चुका था। वहाँ पे पीसीआर करवाया था, फिर उसकी एनेलिंग करवाई, एक्सटेंशन हुआ और बहुत सारी कॉपियाँ हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इंसर्शन करवाएंगे किसमें, होस्ट सेल में। जो कॉम्पिटेंट सेल है उसमें हम क्या करवाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इंसर्शन करवाएंगे। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ देखते हैं कि इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट इज डन बाय द सेवरल मेथड्स। तो यहाँ कई सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ द बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दूसरा होगा डिसार्म्ड वेक्टर्स, बायोलिस्टिक होगा, माइक्रो इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन जिन्हें हम कहते हैं उसका यूज कर सकते हैं। अगर हम प्लांट की बात करेंगे एंड एनिमल की बात करेंगे तो ये सारी चीजें यूज होंगी, जैसे डिसार्म्ड वेक्टर हो गए, बायोलिस्टिक हो गए, माइक्रो इंजेक्शन वगैरह हो गए। ओके, द सेल्स बियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए are selected because the recombinant exclusively have selectable marker present in them, similar to the antibiotic resistant। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो क्यों सिलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। और जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं उसमें और भी उसमें पाए क्या जाते हैं, जो क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब फॉरेन जीन का प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट है उसको कैसे हम ऑब्टेन करते हैं ये देख लेते हैं। इन दिस स्टेज फॉर विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए was produced, the cell containing recombinant DNA will produce a novel protein product जिसे हम क्या कहेंगे, desirable product या recombinant protein। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द डिजायरेबल प्रोडक्ट, जैसे एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं, वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, एंजाइम्स बनाए जाते हैं, उनके लिए क्या होता है, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करी जाती हैं। जैसे एंजाइम हो गया या एंटीबायोटिक का अगर फॉर्मेशन करते हैं तो उन्हें ऑप्टिमम कंडीशन पे वो जनरेट होगी। टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम होने चाहिए। कंटिन्यूअस कल्चर कब होता है, यूज्ड कल्चर मीडिया इज ड्रेन्ड फ्रॉम वन साइड एंड फ्रेश कल्चर मीडिया इज एडेड फ्रॉम द अदर साइड। सेल आर केप्ट थ्रू आउट इन देयर लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। Larger biomass is produced by this method, higher leading to the higher yield। अब जैसे हम बात करेंगे, जैसे लार्जर बायोमास अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या होगा, तो ये लीड करेगा और लीडिंग मेथड होगा और इसमें क्या होगा, हायर प्रोडक्शन होगा किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट का। हायर यील्ड यहाँ हमको मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ बहुत सारे बायोरिएक्टर्स होंगे। बायोरिएक्टर क्या क्या होते हैं, लार्ज वेसल्स इन विच लार्ज वॉल्यूम, लगभग 100 से लेके 1000 लीटर तक का वॉल्यूम उसमें होता है, ऑफ अ कल्चर कैन बी प्रोड्यूस। एक बार में लगभग 100 से 1000 लीटर तक हम कल्चर इसमें प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट हो गए, साल्ट हो गए एंड विटामिन हो गए। तो बायोरिएक्टर में ये क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऑप्टिमम कंडीशन होनी चाहिए इनकी, मतलब जितनी जरूरत हो वही। जैसे बायोरिएक्टर की बात करते हैं तो बायोरिएक्टर में दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, स्टेरर होता है। स्टेरर क्या होता है, स्टेरर इज प्रेजेंट दैट हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट। इसमें जो कंटेंट होता है इसमें क्या होते हैं, स्टेरर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको मिक्स करने में हेल्प करते हैं। जो अंदर का फ्लूइड है, कल्चर मीडिया है, उसको मिक्स करने में हेल्प करते हैं। इट मिक्सेस एंड मेक अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन एंड थ्रू आउट द
रिएक्टर, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को ये बरकरार रखते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है, एयर इज बबल्ड इनटू द रिएक्टर, एयर बबलिंग होती है इसमें, जैसे इसमें क्या हो रहा है, एयर की बबलिंग हो रही है। तो ये क्या है, एक बायोरिएक्टर है जिसमें क्या देखिए नीचे से क्या स्टेराइल एयर जाती है। स्टेराइल मतलब इसमें क्या होने चाहिए, इसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं जाने चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, कल्चर ब्रोथ होता है। ये एक इम्पेलर लगा होता है जिसे हम ब्लेडेड इम्पेलर होता है। ये क्या करते हैं, ये घूमते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमते हैं। और यहाँ क्या होता है, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, यहाँ स्टीम भी जाया करती है ताकि दूसरा कोई माइक्रोब्स इसमें ना आ पाए। और यहाँ पे एक मोटर लगा होता है, यहाँ पे एक मीटर लगा होता है, यहाँ एसिड बेस के कंट्रोल करने की एक की लगी होती है, पूरा एक ये क्या होता है, एसिड बेस कंट्रोलर लगा होता है। और यहाँ क्या होता है, फोम ब्रेकर लगे होते हैं। ओके, दूसरा इसमें देख लेते हैं एयर बबलिंग कैसे होती है। जैसे गैस इंट्रेनमेंट होता है यहाँ पर, तो इससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा एयर बबलिंग होती है। ये क्या करता है, ये रोटेशन करता है। जब ये रोटेशन करता है तो बहुत सारे बबल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये यहाँ जब बबल्स बनते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर। अब यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर, जब बबल के साथ क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा। अब यहाँ देखिए क्या है, बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। अब ये जो बबल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर का एरिया जो होता है उसको बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि बायोरिएक्टर क्या होते हैं। बायोरिएक्टर हैज फॉलोइंग कंपोनेंट, इसके पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, एंड सैंपलिंग पोर्ट्स होते हैं इसमें। अब देखिए डाउन स्ट्रीम मेथड होता है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, बायोसिंथेसिस ऑफ मैनी कंपाउंड सच एज एंजाइम, एल्कोहल एंड एंटीबायोटिक टेक्स प्लेस विद इन द बायोरिएक्टर। तो जैसे एंजाइम्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, एंटीबायोटिक हो गए, तो इनका जो प्रोसेसिंग होती है, इनका जो फॉर्मेशन होता है, किस किस प्रोसेस से होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से होता है। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन आर कॉल्ड क्रूड, जो प्रोडक्ट यहाँ से मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रूड कहते हैं। क्रूड एंड रिक्वायर सेपरेशन, जो क्रूड होता है उसका क्या सेपरेशन जरूरी होता है। सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड फिनिशिंग होगी। उसके बाद विच इज डन अंडर द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसे हम डीएसपी कहते हैं। तो जो क्रूड मिलता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, पहले उनका सेपरेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, फिनिशिंग करी जाएगी, उसके बाद वो यूज में आते हैं या मार्केट में लाए जा सकते हैं। प्रोडक्ट मार्केटेबल बन सकता है। डीएसपी मेक अ क्रूड, वही लिखा नीचे कि डीएसपी मेक अ क्रूड, जो क्रूड प्रोडक्ट होता है उसको क्या बनाते हैं, बायो प्रोडक्ट मार्केटेबल। अब ये मार्केट में अवेलेबल होने के लिए तैयार हो जाता है इतनी सारी प्रोसेसिंग के बाद। अब देखिए जैसे आफ्टर प्रॉपर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेटिव आर एडेड एंड देन फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मेड अप टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल एंड क्वालिटी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एंजाइम बन रहा है या कोई एंटीबायोटिक बन रही है, अब इसका प्यूरिफिकेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, अब इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाएंगे, जब ये फिनिश प्रोडक्ट एकदम फिनिश्ड हो जाएगा, अब उसके लिए उसको क्या किया जाएगा, उसको ट्रायल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। पहले कुछ एनिमल्स पे, छोटे एनिमल्स होते हैं उन पे ट्रायल्स किए जाएंगे। अगर ट्रायल अप्रूव हो गया, कंप्लीट हो गया, तब उसको क्या एक परमिशन मिल जाती है कि अब ये मार्केट में ह्यूमन के यूज के लिए भेजा जा सकता है। एंड उसके बाद क्या होगा, जैसे क्वालिटी चेक की जाती है बिफोर बीइंग सेंट टू द मार्केट, क्वालिटी का चेकिंग होती है, उसके बाद क्या करते हैं, मार्केट में सेंड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ इतनी सारी प्रोसेस में जैसे हम इंसुलिन की बात करते हैं, तो इंसुलिन का क्या हुआ, इंसुलिन का मान लीजिए कोई यहाँ, इंसुलिन का जैसे मान लीजिए यहाँ कोई क्या है, यहाँ कोई वेक्टर का प्लाज्मिड हो गया, प्लाज्मिड वेक्टर हो गया, है ना। और यहाँ क्या हमने किसी एनिमल से या किसी मैमल से क्या ले लिया, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया।
अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ रिस्ट्रक्शन एंजाइम आएंगे, वर्क करेंगे और इसके थ्रेड को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, इस डीएनए को बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड्स में कट कर देंगे। अब यहाँ जो ये हमारा ये होगा प्लाज्मिड स्कोप, इसकी भी कटिंग किससे होती है, उसी सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम से होती है। अब मान लीजिए यहाँ जो हमको मिला है ATGC है, तो उसी तरह का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बनना चाहिए। तो यहाँ A है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ T होना चाहिए, यहाँ A होना चाहिए, फिर G होना चाहिए, C होना चाहिए, फिर G होना चाहिए, फिर C होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो, जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे तब यहाँ क्या हो, यहाँ लाइगेज आएगा और इनको क्या करेगा, जोड़ देगा। अब मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट, इसे हम क्या कहेंगे, RDNA कह सकते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा इसका इंसर्शन होगा। मान लीजिए किसी बैक्टीरिया के अंदर इसको हम क्या इंसर्ट करवा दिए। अब यहाँ बैक्टीरिया के अंदर अगर इंसर्ट करवा दिए, अब किससे इंसर्ट करवाएंगे, जैसे मान लो हम प्लाज्मिड का यूज करें या हम यहाँ माइक्रोफेज का भी यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोफेज, अब ये क्या, यहाँ हमने इसको माइक्रोफेज के अंदर डाल दिया। अब ये क्या करेगा, अपना जो जीन प्रोडक्ट है इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। अब जब ये यहाँ ये ट्रांसफर हो गया तो यहाँ क्या होंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन होगा तो बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ। ओके, तो ये इंसुलिन की जो प्रोसेसिंग होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे होती है, ये ऐसे रफली बताया गया है। अ, आगे हम दूसरे लेक्चर में इसके बारे में बात कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।